दिल्ली का ये लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों से चलता आ रहा एक जिंदा इतिहास है। इस इमारत ने वक्त को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, हुकूमतों को बनते और मिटते देखा है और हिंदुस्तान की तकदीर को करवटें बदलते देखा है। इस वीडियो में हम आपको लाल किले से जुड़ी ऐसी अनकही बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ जुड़िए और इस ऐतिहासिक धरोहर की अनसुनी कहानियों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दिल्ली का लाल किला, जिसका नाम इसकी विशाल लाल बलुआ पत्थरों से बनी दीवारों के कारण पड़ा, दरअसल इसका वास्तविक नाम किला मुबारक है। ये नाम मुगल सम्राट शाहजहां ने इस भव्य किले को उसकी शाही गरिमा और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में दिया था। हालांकि 19वीं सदी में अंग्रेजों के आगमन के बाद इसे रेड फोर्ट के नाम से पहचान मिली, जो आज भी प्रचलित है। बहुत से लोग इस किले का असली नाम नहीं जानते, लेकिन ये किला भारत की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक गौरव का एक अनमोल प्रतीक बना हुआ है। अकबर के समय में मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, क्योंकि दिल्ली अकबर को उनके पिता हुमायूं की शेरशाह सूरी से मिली हार की याद दिलाती थी, जिससे अकबर को यह शहर पसंद नहीं था। लेकिन शाहजहां आगरा की गर्मी से बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में एक नया शहर बसाया, जिसका नाम रखा शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसी शहर के बीच में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ और इसे 1648 में पूरा किया गया। इसको बनाने में पूरे 10 साल लग गए। निर्माण में समय लगने का मुख्य कारण उस समय मशीनों का अभाव और सीमित साधन थे। जब यह किला पूरा हुआ, तब शाहजहां अफगानिस्तान के काबुल में थे। जैसे ही उन्हें यह खुशखबरी मिली, तो वे तुरंत दिल्ली वापस आ गए। लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे थे, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजा, जहां से शाहजहां जामा मस्जिद नमाज पढ़ने जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर अपने और अपनी बेगम के लिए एक निजी मस्जिद बनवाई, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। और लाहौरी दरवाजा, जो लाल किले का मुख्य द्वार है, जो पश्चिम की ओर स्थित है, इसका नाम लाहौर के नाम पर रखा गया, क्योंकि ये दरवाजा उस दिशा की ओर खुलता था जहां से लाहौर जाने का रास्ता था। मुगलों के समय में दिल्ली, आगरा और लाहौर, ये वो 3 प्रमुख शहर थे जो ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे। इसे मुगल सम्राटों के समय शाही परेड और समारोह के लिए भी उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर हर साल इसी दरवाजे से ध्वजारोहण समारोह आयोजित होता है। दिल्ली दरवाजा अब आम जनता के लिए नहीं खुला है। किले के अंदर जाने के लिए केवल लाहौरी दरवाजे का उपयोग किया जा सकता है। औरंगजेब के काल में लाहौरी दरवाजे पर घूंघट डाल दिया गया था, मतलब एक दीवार बना दी गई थी, जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है, ताकि महल के अंदर और बाहर रहने वालों में पर्दा हो सके। लाहौरी दरवाजा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता था, लेकिन अब दरवाजे के आगे एक बड़ी सी दीवार है। शाहजहां को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस समय शाहजहां आगरा में कैद थे और उन्होंने वहीं से औरंगजेब को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, दीवार बनवाकर मानो तुमने दुल्हन के चेहरे पर नकाब डाल दिया है। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला हर साल दोहराया जाता है। लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है। इसे मीना बाजार भी कहते हैं। इस छत्ते के दोनों ओर दुकानें और बीच में चौक है। लाल किले के निर्माण के बाद छत्ता बाजार में हर किस्म का सामान बिकता है। आज भी छत्ता बाजार सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। छत्ता बाजार में आज भी
तरह तरह का सामान मिलता है। एक जमाना था जब अरब और फारस जैसे देशों से यहाँ व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे, जिसे वो बादशाह की बेगमों और शहजादियों को बेचते थे। अच्छी बात यह है कि ये बाजार 350 साल बाद आज भी जिंदा है। छत्ता बाजार से बाहर निकलते ही सामने नौबत खाना दिखाई देता है। इसकी ऊपरी मंजिल पर संगीतकार बैठते थे और दिन में 5 बार यहाँ से नौबत बजाई जाती थी, जिससे अलग अलग समय का संकेत दिया जाता था। यहाँ से बादशाह के आने की घोषणा भी की जाती थी। नौबत खाने से निकलते ही आपको बिल्कुल सामने दीवाने आम नजर आएगा। नाम से ही समझ आ सकता है कि दीवाने आम वो शाही दरबार था जो आम लोगों के लिए होता था। यहाँ पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनते थे। बादशाह के इस सिंहासन को नशे मने जिल्ले इलाही कहा जाता था, जिसका मतलब है ऐसा स्थान जहां ईश्वर की छाया हो। इस सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक सुंदर तख्त रखा है, जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को लोगों की परेशानियां पढ़कर सुनाता था। दीवाने आम के सिंहासन की पिछली दीवार पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, जिस पर इतनी सुंदर चित्रकारी की गई है कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। लाल किले की अगली इमारत का नाम है दीवाने खास, और इसे दीवाने खास इसलिए कहा जाता है क्योंकि बादशाह अपने खास लोगों से ही यहाँ पर मिलते थे, जैसे कि मंत्री, सलाहकार और उनके मेहमान। दीवाने खास पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। ये महल लाल किले का सबसे सुंदर महल माना जाता है। इसकी छत चांदी की थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। संगमरमर की दीवारों पर कीमती पत्थर और नगीने जड़े हुए थे, लेकिन अब उनके सिर्फ निशान ही बाकी हैं। यहाँ पर बादशाह का प्रसिद्ध सिंहासन रखा जाता था, जिसे तख्ते ताउस या पीकॉक थ्रोन कहा जाता है। ये सिंहासन सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरातों से बना था, और इसके ऊपर मोतियों से बने 2 मोर थे। इस सिंहासन में भारत का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी जड़ा हुआ था। 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गए। कहा जाता है कि जब नादिर शाह और उसकी सेना ईरान लौट रही थी, रास्ते में लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और पीकॉक थ्रोन को तोड़कर उसके हिस्से हिस्से बांट दिए। अंतिम बार पीकॉक थ्रोन के टूटे हुए हिस्से को तेहरान के एक म्यूजियम में देखा गया था। अगला महल है रंग महल। शाहजहां ने अपनी रानियों और शाही औरतों के लिए कई महल बनवाए थे, उनमें से एक रंग महल भी था। ये महल बहुत बड़ा और भव्य था। महल के बीच से नहरें बहिश्त बहती थी, जो गर्मियों में भी महल को ठंडा बनाए रखती थी। दोस्तों, नहरें बहिश्त क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। रंग महल के पास एक विशेष महल है, जिसे खास महल कहा जाता है। ये महल बादशाह का निजी निवास स्थान था। इस बड़ी इमारत के 3 मुख्य कमरे हैं। पहला, तस्बीह खाना। ये कमरा बादशाह की पूजा और इबादत के लिए था। दूसरा, ख्वाबगाह। इसे सपनों का महल भी कहा जाता है और ये बादशाह का बेडरूम था। तीसरा, बड़ी बैठक। यहाँ बादशाह अपने आराम के समय बैठते थे और विश्राम करते थे। अगला महल है मुमताज महल। इसे भी शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। शाहजहां ने इस महल का नाम अपनी प्रिय बेगम मुमताज के नाम पर रखा था, जिसकी मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। इस महल में केवल बादशाह और शहजादों को ही प्रवेश की अनुमति थी और अन्य किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। लाल किले में एक खूबसूरत बगीचा भी हुआ करता था, जिसे हयात बख्श बाग कहा जाता है। हयात बख्श का मतलब होता है जिंदगी देने वाला बाग। आज के समय में इस बाग की जगह केवल एक खाली मैदान बचा है। हयात बख्श बाग के मैदान में 2 समान इमारतें आमने सामने खड़ी हैं, जिन्हें सावन और भादो कहा जाता है। ये नाम हिंदी महीनों के आधार पर रखे गए हैं, जबकि मुगल दौर में फारसी भाषा अधिक प्रचलित थी और ज़्यादातर इमारतों और महलों के नाम फारसी में ही होते थे। लेकिन इन 2 इमारतों को सावन और भादो का नाम दिया गया। जब दिल्ली में बारिश होती थी, तब शाही परिवार के पुरुष एक इमारत में और महिलाएं दूसरी इमारत में बैठकर बारिश का आनंद लिया करते थे। लाल किले के अंदर एक नहर बहा करती थी,
उस नहर का नाम नहरे बहिश्त है। इसे जन्नत की नदी भी कहा जाता था। शाही बुर्ज से यमुना का पानी नदी में छोड़ा जाता था। ये नहर लाल किले के अलग अलग महलों और बागों से होकर बहती थी। इस नहर के किनारे की हरियाली और बहाव जन्नत जैसा एहसास कराता था। नहरे बहिश्त में फव्वारे बने हुए थे। इससे निकलने वाले फव्वारे मानो गर्मियों में भी सावन का एहसास करवाते थे। वैसे तो नहरे बहिश्त लाल किले के अंदर कई जगह से बहती थी, लेकिन इसे महलों के बीच से इसलिए बनाया गया था ताकि नहर के पानी से महलों के अंदर ठंडक रहे। मुगल सल्तनत के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले के शाही बुर्ज को तोड़ दिया था, जिसके बाद ये नहर भी सूनी पड़ गई थी। लाल किले में एक और बेहद खूबसूरत बाग था, जिसे मेहताब बाग के नाम से जाना जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस बाग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसकी जगह फौजियों के लिए बैरक बनवा दिए। अंग्रेजों ने किले की कई ऐतिहासिक इमारतों को गिराकर अपनी जरूरतों के हिसाब से बैरक और परेड ग्राउंड बना दिए। इन बैरकों का निर्माण विक्टोरियन शैली में हुआ था, जो कि ब्रिटिश वास्तुकला का प्रतीक है। लाल किला न केवल भारत के गौरवशाली इतिहास का साक्षी है, बल्कि इसे मुगल वास्तुकला और शाही भव्यता का एक अनमोल प्रतीक भी माना जाता है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलना इस किले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। लाल किला केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि हमारी धरोहर है, जिसे हमें सहेज कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।